अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है डॉक्टर टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टू स्टडी विद डॉक्टर टी। तो इसमें हम आज का जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है जी एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसमें पहला वर्ड आता है जी एंजाइना, विच इज़ ड्राइड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। एक ग्रीक वर्ड से निकला है जो है इंगियर। इसका मतलब है टू स्ट्रैंगल। इस टू स्ट्रैंगल का मतलब क्या होता है? बहुत आसान सा इसका मतलब होता है दबाव डालना। क्या मतलब है? दबाव डालना। और इसके बाद है जी दूसरा वर्ड इसमें आता है पेक्टोरिस। पेक्टोरिस का मतलब है चेस्ट। चेस्ट मतलब हमारा सीना जो होता है उसको चेस्ट कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, वैसे मैंने बता दिया। तो इसके बाद हम देखते हैं इसकी थोड़ी सी और फार्माकोलॉजी, या इसके बारे में पहले जनरल से बातें जानते हैं हम कि इसमें होता क्या है। इसमें होता ये है कि हमारा जो हार्ट है उसकी टिश्यूज़ की तरफ, जो हमारे हार्ट मसल्स हैं उसकी तरफ ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में दबाव पड़ता है, और हमारे हार्ट पर दबाव पड़ता है और उसकी वजह से हमारे हार्ट में दर्द होता है। उसकी फिजिकल में एक्चुअली तौर पर होता है ये दर्द। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि इस्कीमिया मतलब अब ब्लड फ्लो कम होता है हमारे हार्ट के टिश्यू की तरफ, जिसकी वजह से उनकी तरफ ऑक्सीजन का आना जाना कम हो जाता है, और उसकी वजह से ऑक्सीजन जब वहाँ पर कम होती है तो उस हार्ट पर दबाव पड़ता है, हार्ट का फंक्शन कम होने लगता है, और उस वजह से हमारे दिल में या हमारे सीने में दर्द होने लगता है। इसको कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। इसको कहते हैं एंजाइना। अब इसके बारे में हम इसका जनरल से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में किया है कि ये कार्डियोवास्कुलर कंडीशन है, मतलब एक हमारे दिल की ऐसी हालत है जिसमें हमारे चेस्ट में पेन होता है और हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है। हमें ये बेहतरीन अच्छा नहीं लगता। हमारा मतलब कि ये कह रहे हैं कि हम डिस्कम्फर्ट सी होती है, हमें एक बेचैनी सी रहती है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें कुछ मेडिकेशंस भी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें मतलब ऐसी मेडिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे हार्ट में ब्लड फ्लो को रेगुलेट करती हैं, और हमारे हार्ट पर होने वाले जो है मतलब दबाव पड़ रहा है और उस पर जो वर्क का लोड हो रहा है, काम का लोड पड़ रहा है, उसको कम करने में जो मदद करती हैं। हम उन मेडिकेशन को पढ़ें। सबसे पहले हम इसकी पढ़ते हैं, ये पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है। तो एंजाइना बेसिकली तौर पर एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। मतलब कि एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है, जहाँ पर हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं ये नैरो हो जाती हैं। इसका एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं या हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं ये इसके अंदर कोई प्लेक बन जाता है। प्लेक मतलब कोई डेब्रिस बन जाता है। डेब्रिस, अब आपको मैं क्या कहूँ, डेब्रिस मतलब आप कह लें कि थोड़ी सी जगह पर कुछ प्लेटलेट्स जमा हो जाने की वजह से वहाँ पर एक थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि एक थोड़ी सी उठी हुई जगह बन जाती है। तो उसकी वजह से हमारा हार्ट जो उसमें ब्लड फ्लो होता है, मतलब उस जगह पर जो ब्लड फ्लो होता है उसकी जो लिमिट है ब्लड फ्लो की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे दिल पर दबाव पड़ता है। इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन डिमांड ऑक्सीजन, अब जब उस हार्ट के मसल की तरफ ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो उसमें ऑक्सीजन डिमांड उसकी ज़्यादा थी लेकिन उसके कम जा रही है, इम्बैलेंसमेंट हो गई है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एंजाइना सिम्टम आती हैं। तो ये मोस्टली तौर पर नौजवानों में भी हो जाता है, मतलब फिजिक, और इसलिए ये अक्सर तौर पर होता है जी कोलेस्ट्रॉल वगैरह की पर भरी हुई चीज़ें खाने की वजह से, और इसमें मतलब चिकनाई वाली चीज़ें खाने से ज़्यादा हो जाता है, फैट्स वगैरह की वजह से। और ये फिजिकल एक्सर्शन, और मतलब जब बंदे को कोई टेंशन हो या बंदा कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहा हो, फिजिकल वर्क कर रहा हो, तो उस वक्त ये हो जाता है। इसके बाद इसमें एक रोल होता है जी नाइट्रोग्लाइसरीन का। नाइट्रोग्लाइसरीन ये एंजाइना मैनेजमेंट में बड़ा काम करती है। मतलब कि ये नाइट्रोग्लाइसरीन है, अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड खारिज करती है, जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन होती है। मतलब हमारे जो वेसिकल्स हैं वो पहले कंस्ट्रिक्टेड थी, अब वो डायलेट होंगी, उनका डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें जो ब्लड का फ्लो है वो रेगुलेट हो जाएगा। तो इसमें मज़ीद क्या होता है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें हमारी, अब वो जैसे ही मतलब कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो डायलेट हो गई, जिसकी वजह से ब्लड
वेसल में जो वो जो मतलब ब्लड फ्लो हो रहा था वो एक रेगुलेशन में आ गया, एक कंटिन्यूसली फ्लो होने लग गया, जिसकी वजह से जिस मसल की तरफ पहले वो नहीं जा रहा था, अब उसकी तरफ वो ब्लड जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन डिलीवरी भी मेंटेन हो जाएगी, और इसकी वजह से एंजाइना सिम्टम्स भी कम हो जाएंगी। और नाइट्रोग्लाइसरीन जो है ये और भी मतलब ये इसमें इस जो नाइट्रोग्लाइसरीन की जो मेडिसिन होती हैं उनको और भी बहुत सी तरीक़ों से दिया जा सकता है। जैसे उनको मतलब कि एंजाइना सिम्टम्स कम करने के लिए उनको सबलिंगुअली तौर पर भी दिया जा सकता है। मतलब कि सबलिंगुअल कहते हैं ज़ुबान के नीचे रख कर एक दवाई ली जाती है, वो भी होती है। और एक सॉरी वो तो बक्कल कैविटी के ज़रिए होती है, लेकिन एक और होती है मतलब सबलिंगुअल या ओरल तरीके से उसको लिया जा सकता है। अब इसके पैचेज भी मिलते हैं जो मतलब कि बहुत से अच्छे इफेक्ट्स देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इसमें एक रोल होता है जी बीटा ब्लॉकर्स का। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं कि ये हमारा जो वर्क लोड है हार्ट का वो उसको कम कर देते हैं। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं उसमें एक आ जाता है जी मेटोप्रोलोल, और दूसरा आ जाता है जी इटिनोलोल और मेटोप्रोलोल। दो ऐसी मेडिसिन हैं जो इसमें हमारा बहुत वर्क करती हैं। तो उसके बाद हमारा आता है जी अब जब बीटा ब्लॉकर रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो इसकी वजह से हमारा जो हार्ट रेट है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिड्यूसिंग द हार्ट ऑक्सीजन डिमांड। मतलब अब जब उसका हार्ट रेट हमारा कम होगा तो उसकी वजह से हमारे जो हार्ट में की ऑक्सीजन डिमांड है वो भी कम होगी, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन बैलेंस मेंटेन होगा, और इसके वजह से क्या होगा कि एंजाइनल सिम्टम्स कम होंगी। ठीक है, उनकी एलिवेशन आ जाएगी। तो उसके बाद आते हैं दूसरा हमारा जो टॉपिक आता है वो है जी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि वो हमारे हमारा जो हार्ट रेट है और उसके बाद जो वेज डायलेशन है इसको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल में अब एक आ जाता है जी वेरापामिल, और दूसरा आ जाता है डिल्टाज़ेपम। और इसमें क्या होता है कि प्रिवेंट कैल्शियम इन्फ्लक्स इनटू कार्डियक। देखिए अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो हार्ट के वेसिकल्स के स्मूथ मसल्स हैं उनकी जो मतलब उनमें कैल्शियम इन्फ्लक्स नहीं हो जाती, जिसकी वजह से वेज डायलेशन हो जाती है। ठीक है, अब जब उनमें कैल्शियम इन्फ्लक्स हो जाती है तो हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं, आपने पीछे इसकी फिजियोलॉजी कैल्शियम इन्फ्लक्स की पढ़ी होगी कि उसमें जब कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, जब मतलब जो कैल्शियम चैनल्स इंटर होते हैं तो उस वक्त हमारे जो वो मसल्स होते हैं जो तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनमें कंस्ट्रक्शन होती है, जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। मगर जब कैल्शियम इन्फ्लक्स नहीं होगा तो उस वक्त क्या होगा कि वेज डायलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से पेरिफेरल उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और वर्कलोड भी इस तरह कम हो जाएगा उस पर हमारे हार्ट पर, और इसकी वजह से जो है हमारा हार्ट रेट कंट्रोल होगा, और इसी वजह से हमारा जो इंजाइनल पेन है या हमारे हार्ट पेन हो रहा है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं जो कुछ एंटी प्लेटलेट एजेंट्स, मतलब ऐसे एजेंट्स जो कि एंटी प्लेटलेट होते हैं। जो प्लेटलेट्स अब आपको पता है कि हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में बड़ा काम करते हैं। तो जब एंटी प्लेटलेट एजेंट्स दिए जाएंगे हमारे हम एंटी प्लेटलेट्स एजेंट लेंगे हमारे, या इंजेक्टेबल कराएंगे या ओरल रूट से लेंगे, तो उस वक्त क्या होगा कि हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं होगी, तो उस वजह से हमारे हार्ट का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। अब एंटीप्लेटलेट एजेंट्स इनके बारे में हम मज़ीद पढ़ते हैं कि क्या होते हैं। एंटीप्लेटलेट एजेंट्स में क्या है, एक आता है जी एस्पाइरिन एक बहुत ही कॉमन सी मेडिसिन है एस्पाइरिन। अब आपने खुद भी देखा होगा बहुत सी अद्वियात में इस्तेमाल होती हैं, इसका बड़ा रोल है। अच्छा, ये जो है ये अब क्या करते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर प्लेटलेट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, या अगर ज़्यादा है तो उसको कम कर देते हैं, अगर कम है तो उसको ज़्यादा नहीं करते, लेकिन ये कम ही करते हैं, रिड्यूस ही करते हैं। तो उसकी वजह से अब ये इंजाइना ट्रीटमेंट काम आते हैं। मतलब अगर हमारा जो ब्लड है वो ज़्यादा थिक होगा तो उसमें ख़तरा होता है कि किस जगह पर डेब्रिस जमा हो जाए, या किस जगह पर अब कोई ऐसी उठी हुई जगह बन जाए, किस जगह पर प्लेटलेट्स जमा होने शुरू हो जाएँ, जिसकी वजह से हमारे हार्ट का जो ब्लड फ्लो हो रहा है जो हमारे हार्ट के वसन में उसकी जो उसका जो लिमिट है, या उसकी जो मतलब फ्लो है इसमें कोई रुकावट आ सकती है, तो उसको ये मेंटेन करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि
अब इनहेबिट्स प्लेट एग्रीगेशन। देखिए आपने देखा है कि एग्रीगेशन मतलब एग्रीगेशन का मतलब होता है मतलब वो बढ़ते नहीं है या किस जगह पर जमा नहीं होती। अब इसकी वजह से क्या, ये देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है थ्रोम्बस फॉर्मेशन। थ्रोम्बस वही उठी हुई जगह को ही कहते हैं थ्रोम्बस। आप कह रहे हैं कि किस जगह पर जब कोई चीज़ जमा होने लगती है तो वहाँ पर एक उठी हुई जगह बन जाती है, उसको कहते हैं थ्रोम्बस। अब इसमें ये थ्रोम्बस आपने कैंसर में भी पढ़ा होगा, कैंसर के टॉपिक्स में अगर आपने पहले पढ़े हैं तो उसमें आपने देखा होगा थ्रोम्बस फॉर्मेशन किस तरह होती है। अब ये देखिए कोरोनरी आर्टरीज में अगर कोई इस तरह की जगह बनेगी तो उसकी वजह से हमारे हार्ट जो ब्लड फ्लो है उसमें कमी आ जाएगी, जो कि बड़ी डिस्टर्बिंग होगी, जिसकी वजह से इन जनरल पे स्टार्ट होगा। तो ये जो एंटी प्लेटलेट इफेक्ट्स हैं ये मेंटेन हमारे ब्लड फ्लो में मेंटेन करने में बड़े इस्तेमाल होते हैं, और एक्यूट कोरोनरी इवेंट्स में भी इनका बड़ा रोल होता है। इसके बाद है जी लॉन्ग टर्म नाइट्रेट यूज़। क्या होता है लॉन्ग टर्म नाइट्रेट अगर यूज़ किया जाए तो उसकी वजह से टॉलरेंस पैदा होती है, मतलब कि अगर कोई मेडिसिन ली जा रही है तो उसकी वजह से ये होता है कि जब कोई मेडिसिन ली जाती है तो उसका इफ़ेक्ट शो नहीं करती, मतलब कि या वो अपना लेस इफेक्ट शो करती है, जो कि अक्सर तौर पर मतलब अगर आपने कोई मेडिसिन ली तो उसकी वजह से आपको उसका जो इफ़ेक्ट है वो आप तक नहीं पहुंचा, आपकी वो जिस बीमारी की आपने ली थी मेडिसिन वो उसको इस बीमारी को वो मेंटेन नहीं कर सकी, तो उसको कहते हैं जी तो इसको इस चीज़ को कहते हैं टॉलरेंस। और ये होती है जी नाइट्रेट की यूज़ की वजह से, मतलब आप नाइट्रेट यूज़ किस तरह होता है कि अगर लॉन्ग टर्म नाइट्रेट यूज़ किया जाए, मतलब बार बार नाइट्रेट यूज़ किया जाए, उसकी वजह से टॉलरेंस पैदा होती है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो लेस पर रिस्पॉन्सिव टू द मेडिकेशन, मतलब जो मेडिकेशन ली जाए उसकी तरफ लेस रिस्पॉन्सिव हो जाती है, पूरा रिस्पॉन्स नहीं शो करती, जिसकी वजह से अब जो हम डोज एडजस्टमेंट में ये मतलब कि डोजेज डोजेज एडजस्टमेंट में अब ये इसकी डोजेज एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से नाइट्रेट फ्री पीरियड्स मेंटेन एफिशिएंसी। अब इसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए कि हमें नाइट्रेट फ्री पीरियड्स लेने चाहिए, मतलब हमें काफ़ी अर्से तक नाइट्रेट की कोई भी चीज़, कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग नहीं खानी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे अंदर नाइट्रेट का जो बैलेंस है वो मेंटेन होगा और उसकी वजह से हमारा काम सिद्ध हो जाएगा। तो उसके बाद आता है जी रिवस्कुलराइजेशन प्रोसीजर। अब रिवस्कुलराइजेशन प्रोसीजर क्या है कि अब इन्वेसिव इंटरेक्शन इन सीवर के मतलब बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि जिसमें मतलब कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हमसे नहीं हो सकती, कि मतलब हम अपनी मेडिसिन को मेंटेन नहीं रख सकते, या अब हम अगर कोई मतलब इसमें नहीं और इसकी वजह से होता क्या है कि जब हम कोई मेडिसिन को मेंटेन नहीं रख सकते, हमारे हार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे हार्ट के मतलब कि कोई सर्जरी करानी पड़ती है या कोई बाईपास वगैरह कराना पड़ता है। आपने बाईपास का नाम पहले भी सुन भी रखा होगा, जो हार्ट का बाईपास हो जाता है, और ये अक्सर होता है और क्या होता है कि इसमें एक तो होती है जी एंजियोप्लास्टी करा दी जाए, जहाँ कोरोनरी आर्टरी बाईपास करा दिया जाए जिसको, और उसके बाद इसको कहते हैं कि जिसकी वजह से मतलब कि इसका एम, हमारा मकसद क्या होता है ये करना, इसका मतलब ये होता है कि रिस्टोर ब्लड फ्लो, हमारे जो ब्लड फ्लो है वो मेंटेन हो जाए पहले की तरह, और इसकी वजह से जो अगर कोई डेब्रिस वगैरह जमा है हमारी आर्टरीज में तो वो ख़त्म हो जाए, और इसको मतलब ये और बहुत सी मेडिकेशन भी आती हैं जो मतलब एंटी इंजाइनल आप कह लें, या एंटी प्लेटलेट एजेंट्स कुछ लेके उसके ज़रिए भी मेंटेन हो सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं जिसका ट्रीटमेंट है, इसके लिए मेरे अब हम देखते हैं कि जी इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। इसका ट्रीटमेंट मतलब कि एस्पिरिन वगैरह यूज़ होती है, या बहुत से आप कहने के सर्जिकल प्रोसीजर यूज़ होते हैं, तो इसका हम देखते हैं जी। अब इसका ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो इस एस्पिरिन का रोल आता है कि एस्पिरिन क्या करती है। एस्पिरिन आपको मैंने पहले ही बताया कि एस्पिरिन जो है बहुत ही अहम है हमारे हार्ट के प्रोसीजर में। एस्पिरिन हमारे हार्ट के प्रोसीजर में क्या करती है कि एस्पिरिन हमारे हार्ट के प्रोसीजर में बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है, मतलब कि ये हमारा जो ब्लड है उसकी जो थिकनेस है उसको कम करती है, उसमें प्लेटलेट्स की कंसंट्रेशन को कम करती है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में जो मतलब कि मेंटेन एक हमारे हार्ट पर दबाव कम पड़ता है, और ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे हार्ट की मैनेजमेंट में। तो ये ओवर द काउंटर मेडिकेशन है, मतलब कि ये कोई भी शख्स ले सकते हैं। आपने पढ़ा होगा OTC, आपने
मतलब अगर आपने पीछे क्लासेस में पढ़े होंगे ओटीसी क्या होते हैं और टीडीएस क्या होते हैं, इसको आपने पढ़ा होगा। तो ये हमारे कार्डियोवास्कुलर हाथ में बड़ा रोल क्रिशियल रोल प्ले करते हैं और इसकी वजह से ये बहुत सी एंटी प्लेटलेट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, मतलब कि कहीं किस जगह पर प्लेटलेट्स को पैदा नहीं होने देते और कहीं जमा भी नहीं होने देते ना। ये हमारे इसी वजह से हमारे हार्ट की मेंटेनेंस पे बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अब इसका जो है ये इसका जो रोल है असल वो यही है कि कहीं पर प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन नहीं होने जाती है और ये जो मतलब कि COX या आप कह लें कि साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम है उसको इनेबिट करते हैं, जिसकी वजह से किसी जगह पर कैल्शियम इनफ्लक्स भी नहीं होते और थ्रोम्बिक जोन भी नहीं किस जगह पर पैदा होती, सेमोक्सेन A2 नहीं पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से और इसकी वजह से ये मतलब कि जब किसी पर डेब्रेस नहीं पैदा होता तो उसकी वजह से ये होता है कि मतलब कि हमारे फिजिकल के अंदर पाथवे जो है ब्लड के बहने का वो मेंटेन रहता है। तो ये बड़ा रोल प्ले कर। सो इसमें आगे क्या होता है कि एक ड्रग है नाइट्रोग्लाइसरीन। नाइट्रोग्लाइसरीन क्या करती है कि ये मतलब कि इमीडिएट रिलीफ ऑफ एंजाइनल पेन में इस्तेमाल होती है। मतलब कि आपको एंजाइनल पेन हो रहा है तो उस वक्त जो सबसे पहले या कॉमनली दवाई दी जाती है वो नाइट्रोग्लाइसरीन होती है। अब ये क्या करती है कि जो मतलब ये नाइट्रोक्साइड रिलीज करती है, जिसकी वजह से वेज़ोडाइलेशन होती है और उसकी वजह से मतलब डायलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज हैं वो डायलेट होती हैं और उससे जो ब्लड का फ्लो है वो मेंटेन हो जाता है। उनकी एक मैनेजमेंट एक बाकायदा तौर पर मतलब हमारा ब्लड फ्लो होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे एंजाइनल पेन में बहुत आराम आता है। उसके बाद जो ये मतलब सबलिंगुअली भी दिए जा सकते हैं और उसके वजह से और उसके बाद अगर बहुत रैपिड रिलीफ चाहिए हो तो उसके लिए ट्रांसडर्मल पैचेस इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब इसकी मतलब जो नाइट्रोग्लिसरीन है इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि इसकी थोड़ी देर बाद या आफ्टर सम टाइम इसकी जो है टॉलरेंस हो जाती है इसकी। अब मैंने टॉलरेंस आपको बताया कि अब जब इसकी टॉलरेंस हो जाएगी फिर ये दवाई वर्क नहीं करेगी, फिर ये ड्रग काम नहीं करेगी, तो इसके लिए हमें कोई और ड्रग लेनी पड़ेगी हाइपरटेंसी की। तो इसलिए इसको मतलब फौरी तौर पर आराम के लिए ठीक है, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं ये बीटा ब्लॉकर आते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में क्या होता है कि अब बीटा ब्लॉकर उसके बाद आते हैं। बीटा ब्लॉकर में क्या होता है कि इसमें दो ड्रग्स हैं, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स हैं दो, एक है जी मेटोप्रोलोल और दूसरी है जी इटानोलोल। ये हमारा जो हार्ट का वर्कलोड है उसको कम करते हैं। कैसे कम करते हैं कि ये जो बीटा रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट लो हो जाता है और हमारे हार्ट के फिर मतलब कि उसकी फिर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, लोअरिंग द हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मतलब उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम हो जाती है हमारे हार्ट की और उसकी वजह से हमारे हार्ट को बहुत आराम पहुंचता है। तो इसकी वजह से ये मतलब ऑक्सीजन बैलेंस को मेंटेन करती है हमारे हार्ट की वजह से हमारे हार्ट के अंदर। और उसकी जो मतलब कि एंजाइनल एपिसोड होती है, मतलब कि एंजाइना एपिसोड्स का मतलब ये है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद दर्द होते रहना। मतलब आपको एक बार दर्द हुआ हार्ट में या उसकी कोरोनरी वेसिकल्स में, आप जो भी कह लें, एंजाइनल पेन आपको हुआ, फिर आपको आराम आ गया, फिर थोड़ी देर बाद आपको दोबारा से दर्द हुआ, तो इसको कहते हैं एंजाइनल पेन या एंजाइनल एपिसोड। तो इसकी फ्रिक्वेंसी को ये कम करती हैं। अब इसके बाद देखते हैं जी क्या आता है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं ये बड़े ही अहम रोल प्ले करते हैं हमारे हार्ट के अंदर। ये क्या करते हैं कि अब इसमें दो ड्रग्स आती हैं, मेनली तौर पर इसमें दो ड्रग्स आती हैं, एक वेरापेमिला और दूसरी दिल्टेज़िपैम है। तो ये भी हमारे हार्ट ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि वो भी जो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स हैं वो भी वेज़ोडाइलेशन करती हैं, ये भी वेज़ोडाइलेशन करती हैं। और ये हमारे जो कार्डियक वर्क लोड है, हमारे दिल पर जो लोड पड़ा है उसको ये कम करती हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि कैल्शियम इन्फ्लक्स नहीं होता, ये कैल्शियम इन्फ्लक्स को रोक देती हैं और उसकी वजह से हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं बल्कि रिलैक्सेशन होती है हमारे हार्ट की मसल्स की, और उसकी वजह से वेज़ोडाइलेशन होती है। अब जिस वक्त
जो मतलब कि इसकी एक बहुत ही अहम इसकी एप्लीकेशन है, या इसकी आप कह लें कि बहुत ही हमें इसका बेनिफिट ये है कि ये उस वक्त दी जा सकती हैं जबकि बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो, या किसी बीमारी की वजह से, किसी वजह से हमें डॉक्टर ने मना किया हो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स लेने से, तो उस वक्त हम ये दे सकते हैं। और ये मतलब वेल टॉलरेटिव नहीं है, मतलब कि ये हर वक्त काम कर जाती हैं, इनकी टॉलरेंस भी नहीं पैदा होती। ये नहीं होता कि ये थोड़ी देर बाद इनकी टॉलरेंस पैदा हो जाए और ये फिर काम करना छोड़ दें। उसके बाद कुछ लेते हैं जी हम एंटीप्लेटलेट एजेंट्स क्या करते हैं कि ये इसमें सबसे पहले जहाँ पर दिया गया है जी एस्पायरिन मतलब सबसे कॉमन एंटीप्लेटलेट एजेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्लॉट फार्मेशन नहीं होने देती हमारे हार्ट ब्लड वेसल्स के अंदर, हमारी कोरोनरी आर्टरीज में। तो ये बहुत अब इसमें हम देखते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म एस्पायरिन यूज़ किया जाए तो इसकी वजह से पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब कि स्पेशली तौर पर इंडिविजुअल इरॉन प्रोन टू ब्लीडिंग, मतलब उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा होने लग जाती है। जैसे समटाइम्स अब इसका एक जेन्युइन नुकसान ये है कि अगर ज़्यादा एस्पायरिन यूज़ की जाए तो अगर कोई शुगर का मरीज़ है जिसको पहले ही आप कह लें कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जो ब्लीडिंग है, अगर उसको एस्पायरिन दी जा रही है रेगुलरली तौर पर, तो उसकी जिस वक्त उसकी अगर कभी ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो फिर उसकी ब्लीडिंग रुकेगी नहीं और ये उसको बड़ा नुकसान देगी। अच्छा, इसके कुछ बहुत मतलब कि ऐसे कह लें कि अहम तो नहीं है, लेकिन ये करने चाहिए याद करने के लिए, वैसे ज़रूरी है, लिखते हुए हमें काम आ सकते हैं कभी उनके, मतलब इसमें हमने कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी होती है, मतलब हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजिंग करें, तो ये हमें इंजाइनल पेन में या इंजाइनल सिम्टम्स जो है हमारी कमी हो सकती है। अब हम मतलब कि एक हेल्थी डाइट लें, उसकी वजह से क्या मतलब ऐसी डाइट लें जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और फैट्स वगैरह कम हो, तो और इसके बाद सोडियम का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, ये भी हमारे काम करेगा। अब मतलब कि हमें अगर किसी बंदे को इंजाइनल पेन है तो उसको देखना चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादा खाना चाहिए, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए और ग्रेन्स मतलब दालों वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मतलब रेगुलर एक्सरसाइज ली जाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि रेगुलर एक्सरसाइज अगर की जाएगी तो हमारे जो अगर मतलब कि हमारी जो ब्लड वेसल है, हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज है, उनका डायमीटर कम है, तो जब उनका डायमीटर कम है तो क्या होगा कि अगर रेगुलर एक्सरसाइज की जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता उनका शायद बढ़ने लगेगा। आपने देखा होगा कि अगर जो बंदा रेगुलरली एक्सरसाइज करता है तो उसकी जो मतलब कि बॉडी के ऊपर भी, या आपने बॉडी बिल्डर्स की बॉडी के ऊपर देखा होगा कि उनकी जो वेजिकल्स हैं वो नज़र आ रही होती हैं ऊपर से, और ये इसी वजह से होता है क्योंकि उनका डायमीटर बढ़ जाता है रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से। अब ये अब इसकी वजह से क्या होगा कि इसके रिस्क फैक्टर कम हो जाएंगे, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ वगैरह से कंट्रोल करने में ये बड़ी मदद करती है। अब इसके बाद है स्मोकिंग भी बहुत बुरी चीज़ है, आपको सबको पता है। अगर से हर डब्बी पर लिखा होता है कि स्मोकिंग किल्स, लेकिन फिर भी सब लोग इस्तेमाल करते हैं। अब स्मोकिंग जो है ये इंजाइनल पेन वाले मरीज़ों के लिए बहुत बहुत डेंजरस है। अब ये क्या करती है, इसकी वजह से आर्थेरोस्क्लेरोसिस होता है, मतलब डायबिटीज होने लग जाता है, और इसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ और भी बहुत सी हो सकती हैं। इसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब स्ट्रेस ना लिया जाए, किसी स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाए कि ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएँ जिसकी वजह से स्ट्रेस कम हो, जैसे कि मेडिटेशन की जाए, और उसके बाद डीप ब्रीथिंग, मतलब कि लंबे लंबे सांस लिए जाएँ, एक्सरसाइज की जाए, रिलैक्स रहा जाए, ऐसी टेक्निक्स की जाए जिनकी वजह से रिलैक्स हो। उसके बाद कुछ ऐसे गेम्स वगैरह खेले जाएँ जिसकी वजह से हमारे जो है हमें स्ट्रेस ना आए और हमारा इमोशनल स्ट्रेस को जो कम करने में मदद करें। उसके बाद इसकी अगर कुछ और देखी जाए तो इसमें कुछ आती हैं जी प्रोसीजर्स, सर्जिकल प्रोसीजर, जैसे एंजियोप्लास्टी है। और इसमें क्या होता है कि एक बलून लिया जाता है और उसको एक नैरो कोरोनरी आर्टरी, मतलब एक आर्टरी के साथ लगा दिया जाता है जो इसको वाइड करती है और उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो है उसको मेंटेन करती हैं। और उसके अलावा और क्या होता है कि अब मतलब ये
उस वक्त मोस्टली उस वक्त रिकमेंड की जाती है जिस वक्त जिस वक्त जो हमारी लाइफ स्टाइल की मॉडिफिकेशन है, जो मतलब एक्सरसाइज करना, डाइट में अपनी कंट्रोल करना, ये सब कुछ जिस वक्त ये नाकाफ़ी हो जाए, जब ये चीज़ें अपना काम करना छोड़ दें, तो उस वक्त ये इस्तेमाल की जाती हैं और ये बहुत ही एक्यूट या सीवियर कंडीशन में इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद जी कोरोनरी आर्टरी बाईपास आ जाता है या कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग भी इसको कहते हैं, सीएबीजी भी इसको कहते हैं। इसका प्रोसीजर ये है कि इसमें एक हमारे जो ब्लड वेसल है उसके अंदर उसका बाईपास किया जाता है कि मतलब उसके अंदर रिस्टोर ब्लड फ्लो टू हार्ट। ये हमारे अगर उसके अंदर एक तार दाखिल की जाती है हमारी एक वेसल के अंदर, जो कि हमारे हार्ट तक जाती है, और अगर उसके अगर कोई डेब्रिस वगैरह किसी वेसल में है तो उसको वो वहाँ से रिमूव कर देती है। और ये बहुत ही सीवियर कंडीशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। और जो कि कोरोनरी आर्टरीज, और इसके अंदर एक और भी मसला इसका ये होता है कि ये कोरोनरी आर्टरीज को डैमेज भी कर सकती है, तो उसके वजह इसको बहुत ही एहतियात से किया जाता है, और ये स्पेशल सर्जन से ही हो सकता है, कोई और बंदा इसको नहीं कर सकता। तो देखते रहिए हमारे चैनल को बार बार। तो मेहरबानी अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी अल्लाह हाफिज़, अपना रखिए ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त।